चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की मूलभूत संकल्पना बोलते हैं जिसको हम संविधान की मूलभूत संकल्पना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बेसिक चीजें दिए हैं। बरोबर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स क्या है ना, कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें है ना। तो वो सब हम देखने वाले हैं कि हमारे संविधान के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बाकी उसके सब पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कौन सुप्रीम है? कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारा देश जो है किस पे चलता है? संविधान पे चलता है, ध्यान में रखना। तो अपने आप हु इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, आप ध्यान में रखना। तो अपने यहां संविधान जो है सबसे सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें देखो क्या क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे देखो मुझे बताओ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी है तो वो जजमेंट देती है, तो वो किसको ये करती है, रेफर करती है? कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करती है। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है लॉ को। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ध्यान में रखना। ठीक है, सेकंड, एवरी इंस्टीट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम इट। हर इंस्टीट्यूशन, देखो जैसे एग्जांपल बताता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल बताओ कौन सा है, कोई बताए? हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, मैं बहुत बार नाम लेता हूं। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किस हिसाब से काम कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो भी इंस्टीट्यूशंस है, तो एवरी इंस्टीट्यूशंस डिराइव इट्स पावर फ्रॉम इट। उनको कहां से अधिकार मिल रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय निवडणूक आयोग को कहां से अधिकार मिल रहा है? संविधान से, संविधान से अधिकार मिल रहा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या है, तो ध्यान में रखो कि अपने यहां सुप्रीम लॉ है और सभी जो इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी देखो आर्टिकल 316, यूपीएससी, बराबर है। 280, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, आपको पता है ना फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? जो अलोकेशन ऑफ बजट जो होता है कि कौन से स्टेट को कितना शेयर होना चाहिए, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, आपको पता है ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको हम, बराबर है। जहां पे पैसा आता है पूरा, जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नॉन टैक्सेस से भी पैसा आ रहा है। नॉन टैक्सेस मतलब क्या है? जैसे रेलवे कमा के दे रही है उनको, जो पीएसयूज है वो कमा के दे रहे हैं उनको, बराबर है। और जैसे अगर कुछ बेच दिया हमने, जैसे एयर इंडिया बेच दिया, डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5,000 करोड़ मिले गवर्नमेंट को, तो वो नॉन टैक्स में आता है। टैक्स के अलावा भी जो पैसा आ रहा है, टैक्स से आपको पता ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बरोबर है। तो वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे, बस ध्यान में रखो। ठीक है, ऑल लॉज पास बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट कंफॉर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉ पास कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा है कि आर्टिकल 13 क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू किसके पास होता है? ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, न्यायालयीन समीक्षा बोलते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे चाय हम चाय पत्ती के साथ नहीं पीते, उसको छाननी करते हैं, और जो खराब चीजें वो निकाल देते हैं। तो वही काम क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट भी करती है, कि अगर अगर आप कोई लॉ पास कर रहे हो, कौन? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, जिससे आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, बराबर है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको निरस्त कर देंगी। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखो। लिमिट्स टू गवर्नमेंट पावर्स, है ना, गवर्नमेंट को भी संविधान के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। आप देखो वो शपथ भी किससे लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने की शपथ लेते हैं। इंडिया में एक ध्यान में रखना, भारत में सिर्फ राष्ट्रपति है, आर्टिकल 60 में दिया है शपथ, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट,
सिर्फ भारत में सिर्फ एक ही पर्सन है जो संविधान का रक्षण करने की, टू प्रोटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कौन है? सिर्फ राष्ट्रपति है जो किसकी शपथ ले रहा है? संविधान के रक्षण करने की। ध्यान में रखना, बाकी सब संविधान के हिसाब से काम करने की शपथ लेते हैं। ठीक है, समझा आपको? ठीक है, ध्यान में रखना। तो गवर्नमेंट जो भी काम करेंगी, है ना, मनमानी कर सकती है क्या? नहीं, उनको संविधान के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अभी आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको दिखता है कि काम नहीं होता है, लेकिन वो बताते हैं कि संविधान के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं, है ना। तो वो तो लूपहोल होते भी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उनको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो अंततः वो गलत साबित होगा। लेकिन अगर संविधान में कुछ खामियां भी होंगी, लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, तो क्या होगा? अंततः अच्छा ही होगा। ठीक है। देन प्रोटेक्ट सिटीजन, प्रिवेंट्स आर्बिटरी लेजिस्लेशन। आर्बिटरी मतलब क्या होता है कि जैसे मनमानी करती है या मिलिट्री एक्शन लेती है। जैसे आपको पता है कि जैसे बहुत सारे टाडा, पोटा, आसपा ऐसे लगाया जाता है। आसपा मतलब आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। आपको पता है ना, ये जो आसाम में जो इरोन शर्मा का नाम सुना होगा आपने, उसने 16 साल भूख हड़ताल किया था। 16 साल, आप इमेजिन करो। वो सलाइन पे ही जिंदा थी। किस लिए किया था? कि जो वायलेशन हो रहा था आसपा में, क्या होता है कि पूरी मिलिट्री के पास पावर आ जाते हैं। ठीक है, हम आर्टिकल 34 देखेंगे तो मिलिट्री रूल बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, किसी को भी मतलब उनके पास पावर होते हैं कि किसी को अरेस्ट कर लेना विदाउट एनी ट्रायल, या बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें जो है आसपा के अंडर होती है। ठीक है, तो ये क्या है? आर्बिट्ररी एक्शन है, बराबर है, मनमानी हो रही है, तो उसके खिलाफ भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही रहेगा। आप आर्बिट्ररी एक्शन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो तो हम सिक्योरिटी पर्पज या ये इससे बोलते हैं, है ना, लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें आप ध्यान में रखो। ये तो मैंने आपको वहां पे बता दिया है। पार्लियामेंट पासेस अ लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट स्ट्राइक इट डाउन। उसको क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखो। इसकी मैं इसमें भी पीडीएफ भेज दूंगा बाद में। ठीक है। देन सॉवरेन इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मुझे बताओ कि 1947 के पहले हम सॉवरेन थे क्या? हम किसके रूल के अंडर में थे? ब्रिटिशर्स के, बरोबर है। अभी हम क्या है? सॉवरेन है। हम हमारे डिसीजन जजमेंट जो है हम खुद ले सकते हैं, है ना। ले सकते हैं क्या? कि अमेरिका हमको डिक्टेट करता है? ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ जोक, लेकिन हम तो सॉवरेन है ही, बोलते ही हैं हम, है ना। 15 अगस्त 1947 से ही हम सॉवरेन हो गए हैं। हम हमारे डिसीजन हम ले सकते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखो, नो फॉरेन कंट्री कंट्रोल इंडिया इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना। कुछ कुछ लीडर हुए भी है, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी, है ना, कि 1971 वॉर के टाइम पे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है उनके साइड से अमेरिका सपोर्ट में था, चाइना उसके सपोर्ट में था, है ना। लेकिन इंदिरा गांधी जो है, आपको पता है, सब सब सबके डिसीजन को रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट उनको फोन कर रहा है, ये इंदिरा गांधी जो है, बजने दे फोन, जान दे, टेंशन मत ले। और हमने किया, एक्शन लिया, है ना। हम किसी के दबाव में आए, सीधा बोल दिया था इंदिरा गांधी ने कि हमारा इंटरनल मैटर है, बोले आप इसमें इंटरफेयर मत करो। अभी अभी कितना 56 इंच का सीना अभी रहा नहीं है, अभी थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन जस्ट ध्यान में रखो कि ये भी किया है हमने। आप देखो कि नेहरू नेहरू जो है उस टाइम पे आप देखेंगे ना कि हम पूरे वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड को हम लीडरशिप कर रहे थे। उस टाइम पे देखो वर्ल्ड जो है दो इसमें डिवाइड हो रहा था,
एक जो है रशिया की तरफ जा रहा था, जो कम्युनिस्ट कंट्री है, और एक जो है अमेरिका की तरफ झुक रहे थे, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश बोलते हैं। एक एक समाजवादी देश, एक पूंजीवादी देश, बरोबर है। तो बहुत सारे कंट्रीज, कोई रशिया को ज्वाइन कर रहा है, कोई अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है, हम दोनों को ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि अगर अमेरिका को ज्वाइन करेंगे तो रशिया रशिया से हमारे जो रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे, या रशिया को ज्वाइन करेंगे तो अमेरिका से रिलेशन खराब हो जाएंगे। और हमने एक ग्रुप फॉर्म कर दिया था, नामा। यह हमने फॉर्म किया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एसोसिएशन, अलिप्त राष्ट्रगत संगठन बोलते हैं नेहरू के जो है लीडरशिप में ये स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। और बहुत सारे जो कंट्रीज है, अफ्रीकन देश हो, हमारे कुछ एशियन देश हो, तो बहुत सारे कंट्री हमसे जुड़े और हम लीड कर रहे थे, और हम पीस के लिए काम कर रहे थे। हमारा इंटरनेशनल जो ये है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे पंचशील जो है हमारा प्रिंसिपल है, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए काम करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है उस टाइम पे थी। ठीक है, तो हाँ, देखो इंटरनल सॉवरेनिटी जो है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द इंटायर कंट्री। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी। ठीक है, अभी अभी जो है हमको कोई अभी भी नहीं करता है, हाँ? ऐसे इमेजिन करके चलना कि हमको ना चाइना इन्फ्लुएंस करता है ना अमेरिका करता है ना। भले ही हम कुछ बोल नहीं पाते उनके खिलाफ, ऐसा होता है। सोशलिस्ट, ये वर्ड कब आया था, कोई बताएगा? प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। और सोशलिस्ट जो है, सोशलिज्म हमने रशिया से लिया है। ठीक है, तो सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि जो कैपिटलिस्ट लोग है, पूंजीवादी लोग जो है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनको लेबर जो है उनसे कोई लेन देना नहीं है। उनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, वो कम पैसे में लेबर से ज्यादा काम करवाएंगे, उनका हरासमेंट कर रहे हैं, उनको 12-12 15-15 घंटे काम करवा रहे हैं, उनको सैलरी भी कम दे रहे हैं। तो ये सब चीजें, तो कार्ल मार्क्स ने वही बोला था कि जो है, जो कामगार वर्ग है, लेबर क्लास है, उनको जो है अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, है ना, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। तो वहीं से सोशलिज्म, जो लेनिन ने जो रिवोल्यूशन किया रशिया में, तो कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस होकर ही किया था उन्होंने। ठीक है, तो सोशलिज्म में क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे भी सोशलिज्म है, हम देखेंगे कि जैसे हमारे बहुत सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है डीपीएसपी में, तो उसमें जैसे आर्टिकल 46 जो है हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, बरोबर है। तो इसमें आप देखेंगे कि एससी एसटी जो है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वुमेन्स है, आर्टिकल 39 में भी हम देखेंगे, तो उनके लिए, उनको सेफगार्ड करना जो है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो देखो, इंडियन सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हमारा जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक मतलब, डेमोक्रेसी आपको पता ही है ना, कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो लोगों द्वारा जो है वो प्रस्तापित किया हुआ समाजवाद, लोगों द्वारा प्रस्तापित किया हुआ समाजवाद, बरोबर है। मतलब कोई मोनार्कियल है क्या? मोनार्कियल नहीं है, राजा वाला नहीं है, बरोबर है। चुनी हुई सरकार जो है वो डिसीजन लेंगी लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें सोशल जस्टिस है ना, है ना। जैसे एससी एसटी जो है, एट्रोसिटीज एक्ट है, आपको पता होगा, है ना। अगर कोई भी, आपका आर्टिकल 17 भी बोलता है अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट में, तो सोशल जस्टिस है। अगर कोई अनटचेबिलिटी, छुआछूत बोलते हैं जिसको हम, कोई अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, वो ऑफेंस है, उसको सजा मिलेगी। ठीक है, हम देखेंगे ये जो आर्टिकल है सबसे रिजिड है फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24, चाइल्ड लेबर वाला, किसी भी तरह का नहीं चाहिए, और किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी चलेगा ही नहीं अपने यहाँ पे, बहुत रिजिड है, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, हम देखेंगे फंडामेंटल राइट में। तो सोशल जस्टिस है हमारे यहाँ, है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, ये सब सोशलिज्म में आते हैं।
ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो बेसिक फीचर्स में है। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 43। तो ये सब सोशल प्रिंसिपल के आर्टिकल्स है। ठीक है, वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे, अभी इतना क्वेश्चन नहीं। सेक्युलरिज्म, देखो हमारे प्रिंसिपल में वर्ड दिया है, लेकिन पहले सेक्युलरिज्म वर्ड कहीं नहीं था। हमने देखा 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। तो पहले नहीं था, लेकिन आप देखेंगे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो सेक्युलर ही है। आपका आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? सेक्युलरिज्म ही है। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं मेंशन था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है? हाँ, देखो भारत देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा सेक्युलरिज्म बहुत अलग है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। ठीक है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों का क्या करता है? आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, देर इज नो रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत का कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडिया रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। बराबर है। आप देखो जैसे सबको प्रोटेक्शन देता है, जैसे अपने यहाँ नागपुर में ही देखो कि जब मुस्लिम का जुलूस निकलता है या रामनवमी का लिखता है या सिखों का निकलता है या किसी का भी जुलूस निकलता है, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है उनको, है ना। बहुत सारे जैसे अमरनाथ के लिए जाने के लिए भी देते हैं, हाजी अली सॉरी मक्का मदीना जाने के लिए भी देते हैं ना। तो सब मतलब भारत के नजरिए से जो है सभी रिलीजन क्या है? समान है। ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। भले ही आपको इन दिनों में जो है दिखते रहता है, हिंदू मुस्लिम दिखते रहता है या चीजें होती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, सेक्युलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोगों को ये वर्ड से नफरत है कि सेक्युलरिज्म जानबूझ के डाला गया ऐसा वैसा, है ना, लेकिन सेक्युलर है। ठीक है, आप देखो इतनी सारी डाइवर्सिटी है अपने इंडिया में, इतने सारे रिलीजन है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या संविधान बनाया है कि मेजोरिटी पॉपुलेशन में भी किसका सेफगार्ड रखा है? माइनॉरिटी पॉपुलेशन का सेफगार्ड रखा है। जो अभी थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है माइनॉरिटीज का, थोड़ा सा धीरे धीरे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं कि, है ना, चलो जान दो। तो सेक्युलरिज्म देखो, नो ऑफिशियल रिलीजन। जैसे आप देखो कि जैसे पाकिस्तान जो बना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बना है। एक ध्यान में रखना, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज बनी है ना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो कभी भी सक्सेस नहीं हुए, फेल्यूर नेशन है। अभी हम बहुत सारे जो लोग डिमांड करते हैं कि हिंदू ये होना चाहिए, जब आप देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी डिबेट हुई थी कि इसको जो है फर्स्ट पेज पे किसी ये रिलीजन का होना चाहिए, वो रिलीजन का होना चाहिए, है ना, लेकिन हमने रिलीजन्स को बिल्कुल दूर रखा इंडिया से। ठीक है, ध्यान में रखो। तो जो भी कंट्रीज बनी है रिलीजन के बेसिस पे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुई है। ठीक है, आप बोलेंगे जैसे पाकिस्तान तो पूरे रिलीजन के बेसिस पे बना है, तो वहां पे तो सब अच्छा होना चाहिए ना, अच्छा अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा वहां के लोग तो हमेशा डर में जीते हैं, कब बॉम्ब फोड़ हो जाए, कब क्या हो जाए, होता है ऐसा, है ना। लेकिन आप देखो जो भी डेमोक्रेटिक वे से कंट्रीज है जहां पे सेक्युलरिज्म है, वो कंट्री हमेशा प्रोग्रेसिव है, हमेशा प्रोग्रेसिव है। अगर लेबल लगा दिया हिंदू कंट्री या कोई और कंट्री, है ना, तो हम भी पीछे आ जाएंगे फिर। वो तो आ ही रहे धीरे धीरे, आपने देखा भी होगा लेबल का यूज होता है, लेकिन अभी है नहीं। सेक्युलर है हमारा देश। कुछ लोग प्रयास करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, हम ये राष्ट्र बनाएंगे वो राष्ट्र बनाएंगे, है ना, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान में रखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर कोई भी प्रिंसिपल का वॉयलेशन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है? हाँ, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, देखो मैंने बताया आर्टिकल 25, 28
और हाँ, मैंने बताया था वेस्टर्न सेकुलरिज्म से क्यों अलग है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि वहां पे कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। वहां पे कैसा है कि जैसे क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि वहां के जो पोप थे उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था स्टेट की पॉलिटिक्स में, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो फिर वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करके बोला कि नहीं, हमको इनका इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, हम पोप की सुधरनिटी नहीं मानते। फिर वहां के लोगों ने जो रिवॉल्यूशन लाया है ना, और बोला कि नहीं अभी रिलीजियस मैटर पूरे अलग, स्टेट जो है उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, अपने यहां करता है रिलीजन में इंटरफेरेंस, ध्यान में रखो। वहां पे कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। कहां पे? वेस्टर्न में। अपने यहां वैसा है क्या? मैंने बोला ना, हमने जो भी चीजें लिए हैं वो जैसे के वैसे नहीं लिए हैं, हमारे हिसाब से ढाल के हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म जो है ये आप ध्यान में रखो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है अपने यहां पे। ठीक है, तो इंडिया इज बोथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, कि जैसे आपको पता है कि हम रिजर्वेशन भी देते हैं, तो जो बहुत सारे कम्युनिटीज है जिनको हजारों सालों से गुलाम बनाया गया था अपने यहाँ पे, उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, तो हम उसको सोशल डेमोक्रेटिक वे से उनको आगे ला रहे हैं। रिजर्वेशन क्या है? हम सोशल सोशल डेमोक्रेटिक वे से, क्योंकि उनके लिए भी चुनाव होता है ना। जैसे आप देखो कि SC ST की रिजर्व सीट्स होती है, ओबीसी की रिजर्व सीट्स होती है ना। तो हम क्या करते हैं, सोशल तरीके से डेमोक्रेटिक वे से जाते हैं। उनके लिए भी इलेक्शन होते हैं ना, देखो गांव में सरपंच का इलेक्शन होता है, तो हर आपने देखा होगा कि उसमें जो है एससी का एक साल एससी का कैंडिडेट होगा, एक साल एसटी का होगा, एक साल ओबीसी का होगा, एक साल ओपन का होगा। लेकिन चुन के तो पूरे लोग दे रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक वे से हो रहा है ना। समझ गया आपको? हाँ, ये सब चीजें होती है। ठीक है, इलेक्शन रूल बाय मेजोरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, पॉलिटिकल एंड इक्वलिटी। अपने माइनॉरिटी प्रोटेक्शन राइट्स भी है। आप अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ आर्टिकल 29 to 30 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, माइनॉरिटीज के जो है कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, उनके स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना है। और 30 में दिया है कि वो अपने एजुकेशन ग्रोथ के लिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो वो सब चीजें यहाँ पे दिया है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पीरियोडिक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? हाँ, सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। जो भी एक एज क्राइटेरिया होता है, 18+ अगर है तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल वोटिंग राइट रहेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मैंने आपको डेमोक्रेसी के पिलर्स भी मैंने आपको बताए थे, 4 पिलर्स है ना। तो वो सब चीजें ध्यान में रखो। ठीक है, इवन देखो इंडिया जो है, इंडिया का मैंने बताया था लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और एक ध्यान में रखना, ये दो चीजें आप मेंशन कर लेना जो पॉइंट में नहीं है, कि मैंने बोला था वर्ल्ड लार्जेस्ट, हाँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, है ना। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। इतने सारे आर्टिकल्स है, मैंने बताया था ना कि 395 आर्टिकल्स है हमारे इसमें, है ना। 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो बहुत कम आर्टिकल्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और हाँ, हमारा जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें स्लाइटली फ्लेक्सिबल, अंशतः टार्टर बोलते हैं, स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये भी हमारे फीचर्स है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एंड स्लाइटली रिजिड। स्लाइटली फ्लेक्सिबल और स्लाइटली रिजिड। हम कंप्लीटली रिजिड है क्या? जैसे रिजिड में हम देखेंगे तो अमेरिका, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, या ब्रिटेन में जो लॉज को चेंज करना बहुत इजी है, कभी भी चेंज कर लो, बराबर है। तो हमने दोनों का मिडल लिया, मिडल पाथ लिया हमने। ठीक है, कि इतना इजी भी नहीं है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है।
है ना, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है। आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है। हमने अब तक 106 अमेंडमेंट कर लिए हैं, तो अमेंडमेंट होते हैं अपने यहाँ पे, है ना, एकदम रिजिड नहीं है, हमने मिडल पाथ लिया है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि कभी भी चेंज कर लो। ठीक है, रिपब्लिक, गणतंत्र बोलते हैं, गणतंत्र, गणतांत्रिक देश है हमारा, है ना, कि लोगों ने चुने हुए जो है वो सरकार होती है, वो रूल करती है अपने यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो, ब्रिटेन ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, लेकिन ब्रिटेन में आप देखेंगे कि मोनार्कियल रूल है, कि रानी रहती है मेन, है ना, लेकिन अपने यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्टेड होता है, ध्यान में रखना, इलेक्टेड होता है, भले ही डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, अमेरिका में डायरेक्टली है, अपने इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन इलेक्टेड तो है ना। मोनार्कियल है क्या, वंश परंपरागत राजा वाला है क्या अपने यहाँ पे, वो ब्रिटेन में है। आपने यहाँ पे, आपको पता है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन आर्टिकल 54, कि लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, और सभी राज्यों की विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में। तो अपने यहाँ पे जो है इलेक्टेड होता है हेड ऑफ द स्टेट, ब्रिटेन में क्या होता है, मोनार्कियल होता है, वंश परंपरागत, मतलब हेरिडेटरी, है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अनलाइक ब्रिटेन, इंडिया हैज नो हेरिडेटरी मोनार्की, है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कि जो हेड ऑफ द स्टेट है अपने यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड, इलेक्टेड होता है, भले ही इनडायरेक्टली होता है, और जो गवर्नमेंट एक्चुअल में रूल करती है वो भी क्या होती है, इलेक्टेड होती है ना। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखनी। रूल ऑफ लॉ, ये तो हमने देखा ही है, ब्रिटेन, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो वन इज अबाउ द लॉ, है क्या अपने यहाँ कानून से कोई ऊपर है क्या। ठीक है, जैसे जैसे किसी ने क्राइम कर लिया हो, ठीक है, पकड़ लो, एक जो गरीब है उसने कुछ क्राइम किया हो, और एक अडानी है, अंबानी है, इसने कुछ क्राइम किया हो, तो ऐसा कुछ है क्या कि अडानी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेंगी और गरीब को जो है मन में लड्डू फूट रहे क्या होता है, लेकिन देखो, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, जो प्रोविजन जो क्राइम के लिए जो गरीब को होंगी वही पनिशमेंट किसको होगी, अदानी को भी होगी। समझ गए, तो लॉ के ऊपर कोई नहीं है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये हम देखेंगे बाद में। तो कोई ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर कोई है क्या, नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इवन हमारा आर्टिकल 50 बोलता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, न्याय, हाँ, तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, तो अपने यहाँ हर किसी के पावर अलग अलग है ना, हमने देखा पिलर्स भी हमने देखा है, कि जो पार्लियामेंट का अलग से पावर है, उसमें बाकी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, है ना, उनका लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाने वाली संस्था है संसद, तो कानून ही बनाएंगी, दूसरी चीजें करेंगी क्या वो, नहीं। एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, वो जो भी लॉज बने हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगी, उनका काम है क्या, लॉ बनाना नहीं है, लॉ बनाना काम है किसका, पार्लियामेंट का, संसद का। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी अगर वो ऐसे कुछ कानून बनाएंगे जिससे आपका मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, या संसद का संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तो उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। हर किसी के काम है। देखो, लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट लॉ, जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ। ठीक है, कानून की समीक्षा करेंगी वो, कि ये कानून जो बनाया है वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है,
या किसी के मूलभूत अधिकारों का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है, वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इंटरप्रिट, ठीक है। ये हमेशा चेक एंड बैलेंस, इंपॉर्टेंस प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, किसी के पास पावर नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं जो हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है ना, कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे कि जो अपॉइंटमेंट में सीजीआई की जगह किसको डाल दिया, कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया 3 मेंबर बॉडी में। तो कहीं कहीं आपको दिखता है ना, लेकिन नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है अपने यहाँ पे, चेक एंड बैलेंस होते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट है ना, चेक एंड बैलेंस करने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है इंडिया में कि सुप्रीम कोर्ट बराबर से क्यों काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना। ठीक है, किसी को बहुत जल्दी बेल मिल जाती है, किसी को 5-5 साल, है ना। जो खालिद को जो है, उमर खालिद को कितने साल हो गए उसको, 4-5 साल, उस पे अभी तक ट्रायल ही नहीं चला है, मतलब उसकी केस अभी तक बोर्ड पे ही नहीं आई है, मतलब हियरिंग ही नहीं चल रहे उसमें, तब से वो 5 साल से अंदर है बेचारा। कुछ कुछ लोगों की तो डेथ हो गई थी, ये भीमा कोरेगांव इसमें केस में, 1-2 लोग मर गए थे, फिर भी उस पे केस ही चल रहा है। और किसी को जल्दी बेल मिल जाते हैं, है ना, जल्दी बेल मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। तो कभी कभी सवाल तो आते हैं मन में कि सच में जो है कानून व्यवस्था भी जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है कि नहीं। हाँ, जुडिशियल रिव्यू, ये तो हमने देखा है, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू, है ना, आर्टिकल 32 ये आपको फंडामेंटल राइट्स में आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, आप आर्टिकल 32 आप क्या जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। देखो, आप हम सिर्फ एक ही कंडीशन में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से कंडीशन में जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो। नहीं तो आप लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, एक ही केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226, ठीक है। बाकी तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कंट्रोल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्सेस, है ना। कोई भी जो है मनमानी नहीं करनी चाहिए, ना एग्जीक्यूटिव मनमानी करनी चाहिए, ना लेजिस्लेचर मनमानी करनी चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, ये सब चीजें हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ध्यान में रखना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमने देखा ही है कि किसी के दबाव में, आपको पता है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अलग होती है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है। जस्टिस, सेफगार्ड, सिक्योरिटी एंड टेन्योर फिक्स, टेन्योर भी फिक्स होते हैं उनका, है ना। जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज कोई बता सकता है कितना है, 65, और हाई कोर्ट के जजेस का 62, ठीक है। तो रिटायरमेंट होता है, उनको फिक्स सैलरी होती है। आपको पता है उनकी सैलरी जो है सिर्फ एक कंडीशन में जो है रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में, कब, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उनकी जो सैलरी है एक ही कंडीशन में क्या कर सकते, कम कर सकते हैं, कब, जब अपने यहां आर्टिकल 360 अगर लगता है, मतलब पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। देखो 1991 में क्या हुआ था, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही थी, मनमोहन सिंह ने बचाया हमको। देखो इंडिया में इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, मनमोहन सिंह जो है उन्होंने बचाया हमको, इकोनॉमी को। हमारे पास सिर्फ, इंडिया के पास 8-10 दिन, 8-15 दिन जो है चलेगा, इतना ही फॉरेन रिजर्व था, पूरा खत्म हो गया था, है ना, ठन ठन गोपाल बोलते हैं हम जिसको पूरा खत्म हो गया था अपने यहाँ का। तो मनमोहन सिंह जो है, क्योंकि उसके पहले गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वीपी सिंह गवर्नमेंट, फिर नरसिंह राव पीएम थे, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने बोला ठीक है, मेरे इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मैं जो करूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा।
कुछ भी इंटरफेरेंस में जो मैं फाइनेंशियल डिसीजन लूंगा मैं निकालूंगा इसमें से, जो मैं फाइनेंशियल डिसीजन लूंगा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और देखेंगे कि हमने जो है सक्सेसफुली उससे ओवरकम किया। नहीं तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही थी 1991, अब तक एक भी बार नहीं लगी है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो उसी टाइम पे क्या हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कम हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। इवन देखो उनकी जो सैलरी जो है वो वो जो है चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब जिसमें वोटिंग नहीं होता है, कंपलसरी खर्चा होता है वो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, भारत का संचित निधि बोलते हैं, तो भारत के संचित निधि से उनकी सैलरी जाती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उसमें वोटिंग भी नहीं होता संसद में, चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। ठीक है, कंपलसरी खर्चा जो करना ही पड़ता है सैलरीज वगैरह अलाउंसेस में। ठीक है, और इंडिपेंडेंट है, फंक्शन सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 4 पिलर बताए थे तभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, कितना टाइम हुआ बताओ? हाँ, बस 5-10 मिनट। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है? हम्म, फेडरलिज्म क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो है, ट्रू फेडरलिज्म आपको दिखता है अमेरिका में कि 13 कॉलोनीज थी, एक जगह पे आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट से अमेरिका बना है, और उन्होंने बोला कि हम अमेरिका फॉर्म करते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, पहले देश बना क्या, पहले स्टेट थे, फिर उन्होंने देश बनाया। अपने यहां पे क्या है, पहले इंडिया बना, देन हमने स्टेट्स बनाए। ठीक है, तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि ड्यूअल गवर्नमेंट होता है। क्या होता है? ड्यूअल गवर्नमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट अलग होता है, सेंटर का गवर्नमेंट अलग होता है, बराबर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स होते हैं, दोनों में विभागनी होती है ना। और जैसे सब्जेक्ट्स का डिवीजन होता है ना, जैसे यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची। केंद्र सूची पे सेंट्रल लिस्ट में कौन कानून बनाएगा? सेंटर बनाएगा। स्टेट लिस्ट में ड्यूअल जुडिशरी भी होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप भी होती है। इसलिए हम जो है वो ट्रू फेडरलिज्म में नहीं आता है, हम आते हैं क्वाजी समन्यायिक, समसंघात्मक बोलते हैं हम, पूरा संघात्मक नहीं है, समसंघात्मक, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो है, आप ध्यान में रखना, देखो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैंने बताया था आपको, प्रेसिडेंट करता है, तो सेंटर का इन्फ्लुएंस है अपने यहाँ पे, है ना। यूपीएससी, तो बहुत सारी चीजें में हमने देखा है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो है दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया है, नहीं बना सकता स्टेट, बराबर है। ये भी है, तो मोर पावर इन द हैंड ऑफ सेंटर है अपने यहाँ पे। हमारे यहाँ देखो कि अमेरिका में जो है किसी स्टेट कॉन्ट्रैक्ट से बने हैं तो वो टूट के भी जा सकते हैं, अमेरिका से टूट के जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। आप अपने मर्जी से तो आ सकते हो, अपने मर्जी से जा नहीं सकते हो। कोई पार्ट अगर इंडिया में शामिल हो गया, अपने मर्जी से तो आ सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है नहीं। डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, इनडिस्ट्रक्टेबल सेंटर्स, सेंटर्स को कोई तोड़ नहीं सकता, स्टेट को तोड़ सकते हैं। हम देखो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया, सेंटर को कोई तोड़ सकता है क्या? नहीं। तो हमको जो है जानबूझ के देश को स्ट्रांग बनाया है कि नेशनलिज्म की फीलिंग भी होनी चाहिए, है ना। स्टेट से भी बड़ी फीलिंग किसकी होनी चाहिए? नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो होता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ये सब फेडरलिज्म में आते हैं। ये फेडरल फीचर्स में है, ये पूरे फेडरल फीचर्स में आते हैं। हमारा क्वाजी फेडरल क्यों है ना, कि जैसे आप देखो अपने यहां स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग से है। और अमेरिका में मैंने बोला था स्टेट के सब्जेक्ट पे जो भी डिस्प्यूट होता है वो हाई कोर्ट सबसे ऊपर रहेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते वहां पे।
ड्यूअल जुडिशरी भी है, ये सब है। अपने यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे स्टेट का भी रहता है। अपने यहाँ पे मैंने बताया था जे एंड के में ड्यूअल सिटीजनशिप भी थी और उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी था। लेकिन हमने आर्टिकल 370 और 35A, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहां तक हमने देखा है फेडरलिज्म तक। नेक्स्ट इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल है और प्रियम्बल, तो ये हो जाएगा। हम सैटरडे को, आप पढ़ो, तब तक टाइम भी मिलेगा आपको, सैटरडे को टेस्ट लेंगे, ठीक है, चलेगा। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।